IIT जेईई मेंस 2023 के इस PYQ को हम सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेप्स में बहुत ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? इस क्वेश्चन को पहले मैं अच्छे से पढ़ूँगा और सबसे पहले मैं इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 लिख लूँगा। और m की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 5 के इक्वल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। अब ये मैंने कैसे किया, ऐसे तुम भी कर सकते हो। तो आज के इस सेशन में हम यही देखेंगे कि इस बड़े से PYQ को हम मैक्सिमम मतलब ये दिखता है ना 1 या 2 स्टेप्स में कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। 100 शॉर्ट ट्रिक्स एंड टाइम सेवर कॉन्सेप्ट्स फॉर IIT जेईई मेंस का शॉर्ट ट्रिक नंबर 1। ठीक है, अब अगर तुमने क्वेश्चन को पॉज करके पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो एक बार पॉज करो, अच्छे से पढ़ो। इस क्वेश्चन को अप्रोच करने से पहले, एग्जाम में जाने से पहले हमें 2-3 चीज़ें पहले से ही पता होनी चाहिए। ठीक है, और वो और भी क्वेश्चन में हमारे यूज़ होने वाली है। वो क्या है कि अगर मैं क्वेश्चन को पढ़ूँ तो उसने क्या बोला है, लेट द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस, और इसी को मैंने जूम करके इधर लिखा है। ठीक है, तो इसने ये बोला है कि इसने ये बोला है फॉर सम m सच दैट रेंज ऑफ f। उसने ये बोला है कि ये जो f फंक्शन है इसकी रेंज क्या है, फ्रॉम 0 to 2। तो कभी भी वो तुम्हें बोलेगा किसी फंक्शन की रेंज तुम्हें गिवन होगी तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे माइंड में क्या आना चाहिए कि ये जो 0 है ये इस फंक्शन की क्या है, मिनिमम वैल्यू, और ये इसकी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। और ये चीज़ तुम्हें रिवर्स में भी आनी चाहिए कि अगर वो तुमको मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू बोल देगा तो तुम्हें ये बताना चाहिए इसकी रेंज क्या होगी, मिनिमम से मैक्सिमम उसकी रेंज होगी। तो ये चीज़ हमें ऑटोमेटिकली इतना पढ़ते ही समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, कभी भी हमें ये देखिएगा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कभी भी हमें ये दिखेगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें बहुत बार दिखेगा ट्रिग्नोमेट्री में। अगर तुमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी होगी या PYQ किए होंगे तो भी तुम्हें ये वैल्यू बहुत बार दिखी होगी। तो कभी भी हमें ऐसे दिखेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, या फिर अगर प्लस भी हो ना तो भी कुछ नहीं होता, सेम यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा जो मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, प्लस हो या माइनस हो, तुम्हें इसको देखते ही डायरेक्टली ये पता होना चाहिए कि इतने वैल्यू की रेंज कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, -√2 से लेकर के +√2 तक। और ऑब्वियसली क्योंकि ये रेंज है तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू है और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, अब मुझे ये समझाने में तुम्हें टाइम लग रहा है, अ, मतलब इतनी सी चीज़ तो हम पढ़ के भी समझ सकते हैं अगर हमें पहले से बताओ। ठीक है, एग्जाम में जाके। अच्छा, ये सेकंड कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। थर्ड कॉन्सेप्ट क्या है, ये किसी भी लॉगरिथम के क्वेश्चन में हमें पता होना चाहिए। ये वाला जो कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूँ वो क्या है कि वो जब भी तुम्हें लॉगरिथम की बात होगी ना, सबसे पहले हम देखेंगे बेस। ये जो बेस है यहाँ पर क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ m। हम ये देखेंगे कि क्या ये बेस 0 to 1 लाई कर रहा है, फर्स्ट थिंग अभी देखेंगे, या फिर 1 to इन्फिनिटी लाई कर रहा है। फर्स्ट कंडीशन हम ये चेक करेंगे। ओके, अब यहाँ पर थोड़ी सी हम अपने स्मार्टनेस अप्लाई करेंगे। वो क्या है कि उसने m की वैल्यू पूछी है और m 5, 3, 2 और 4 इनमें से ही हो सकता है। तो अगर मैं रूट m करूँ, m 5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। अब यही मेन ऑब्जर्वेशन है इसका कि जब मैं √5 करता हूँ, √3 करता हूँ, √2 करता हूँ, √4 करता हूँ, इन सभी केसेस में हमारी m की वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर देन √5 भी 1 से ग्रेटर होगा, √3 देखा ना, क्योंकि यहाँ पर √m है। समझ आ गया? तो इसका मतलब ये इस इंटरवल में लाई करेगा। अब जो कंडीशन यहाँ पे हमें पहले से ही पता होनी चाहिए कि ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है और ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। ठीक है, ये समझ में आया ना? अगर m इस इंटरवल में लाई कर रहा है तो फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और इस इंटरवल में लाई कर रहा है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ओके, तो अगर ये तुम्हें नहीं पता था, ये आना ही चाहिए, बहुत बार यूज आता है, तो इसको नोट डाउन कर लेना। ओके, अब मैं सब कुछ इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब ये क्लियर हो चुका है कि ये जो लॉगरिथम हमारा फंक्शन है वो क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का बेनिफिट हमें ये हुआ कि अगर मैं इस फंक्शन की इधर मिनिमम वैल्यू रख रहा हूँ जो कि क्या है 0। ठीक है, इस फंक्शन की अगर मैं मिनिमम वैल्यू रख रहा हूँ तो मुझे मुझे इधर भी ये जो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है इसकी भी क्या रखनी पड़ेगी, इधर मिनिमम वैल्यू। इसकी भी मुझे क्या रखनी पड़ेगी, मिनिमम वैल्यू। और अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता तो हम रिवर्स करते, उधर मिनिमम रखते तो इधर मैक्सिमम रखते। समझ में आ गया? मिनिमम मैक्सिमम हम ऐसे थोड़ा चेंज करके लिखते अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता फंक्शन। क्लियर हो गया? तो बस अब ये वैल्यू हमें दिखी, अब इसे सॉल्व कर लो। अब सॉल्व कैसे करते हैं? अच्छा, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट और है जहाँ पर तुम में से मैं बहुत सारे लोग टाइम वेस्ट करते हो। वो क्या है कि अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, सबसे पहले तो ये दिख गया है -4। ठीक है, इस वर्ड के बाद भी तुम में से बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हो कि क्योंकि तुम लोग क्या करते हो ना, यहाँ पर ऐसे लिखते हो 0 है तो log √m
एम 1 लिखोगे और फिर राइट हैंड साइड तो सेम ही है, ठीक है, राइट हैंड साइड तो सेम ही रहेगी। और एक मिनट इसको अच्छे से, अरे ये क्या हो गया, इसको अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक है, एक मिनट, हाँ, अच्छे से लिख देते हैं। ये करते हो तुम लोग, और फिर क्या करोगे, इन दोनों को कंपेयर कर दोगे और क्या लिखोगे, m-4 = 1, m हमारा 5 आ गया। हमें ऐसा नहीं करना होता है, ये चीज़ हमें पहले से ही अपना माइंड ऐसे मेकअप करके जाना है कि लॉगरिथम अगर जीरो के इक्वल आ रहा है, ठीक है, लॉगरिथम अगर जीरो के इक्वल आ रहा है, ऐसी इक्वेशन बननी है लॉगरिथम की उसे इक्वल टू जीरो है, तो हमें हमें ये अपने माइंड में पहले क्लियर होना चाहिए कि ये वैल्यू 1 होगी। लॉग के अंडर में जब भी वैल्यू 1 होती है तभी आंसर जीरो आता है ना, बेस से फर्क नहीं पड़ता, 5 हो 6 हो कुछ भी हो, अगर 1 लिखा हुआ है तो उसका आंसर जीरो ही आएगा, ठीक है। तो बेस से हमें मतलब बेस से कोई ऐसा डिफरेंस नहीं आने वाला है। ओके, तो ये हमें माइंड में पहले ही क्लियर होना चाहिए कि लॉगरिथम इज इक्वल टू जीरो है, तो उसके अंडर की वैल्यू इक्वल टू 1 होगी। तो उसके अंडर में क्या लिखा हुआ है, m-4, ये किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल, और m की वैल्यू विदाउट एंड विदाउट 5 आ जाएगी। ओके, तो यही सब कॉन्सेप्ट था। अब ऑब्वियसली इसमें कॉन्सेप्ट बहुत सारे थे, तो अगर तुम्हें समझ में नहीं आया रिपीट करके एक दो बार सुनो। और ये जो सारे कॉन्सेप्ट मैंने इधर बताए हैं सब काम आने वाले हैं तुम्हारे, ठीक है, पूरी मैथमेटिक्स में। और नहीं समझ में आया तो रिपीट करके सुनो ऑब्वियसली। और समझ में आ गया है तो तुम्हारी प्रैक्टिस है, मैंने तो 5 क्वेश्चन तुम्हें दिए। क्वेश्चन नंबर A, B, पॉज करो, इन दोनों के आंसर कैलकुलेट करो, सेम उसी लॉजिक पर जो भी मैंने बताया। क्वेश्चन नंबर C एंड D, ठीक है, इसको भी पॉज करो, कैलकुलेट करो। और फिर फाइनली क्वेश्चन नंबर E, उसको भी पॉज करो, कैलकुलेट करो। जो आंसर आ जाए उसे कमेंट कर देना सो दैट और लोग भी चेक कर सकते हैं। और नहीं हो पाए तो तुम्हें इसकी PDF मिल जाएगी, ठीक है, PDF इधर से आके चेक कर लेना, और इस उधर तुम्हें मतलब मैं सोल्यूशन अपलोड कर दूंगा, ठीक है।